और हम सब जानते हैं कि ये तारीखें, जगहें, अध्यक्ष, ये सब याद रखना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। लेकिन इन नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रिक्स हैं। हाँ, मैंने देखी। हमारा मकसद सिर्फ उन ट्रिक्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो कहानियां हैं उन्हें खोलना है, ताकि ये तथ्य हमेशा के लिए याद रह जाएं। बिल्कुल। तो चलिए इन नोट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। शुरुआत होती है पहले 4 अधिवेशनों से। जगहों के लिए एक शब्द है बखमई, BKMI, और अध्यक्षों के लिए एक लाइन बनर्जी, नरोजी, तैयब जी, यूल जी। ये तो आसान लगता है। हाँ, B से बॉम्बे, K से कलकत्ता, M से मद्रास, A से इलाहाबाद। लेकिन यहाँ एक पैटर्न है। पहले अध्यक्ष बनर्जी, एक बंगाली हिंदू, दूसरे नौरोजी, एक पारसी, तीसरे तैयब जी, एक मुस्लिम, और चौथे जॉर्ज यूल, एक अंग्रेज। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कांग्रेस शुरुआत से ही कोई संदेश देने की कोशिश कर रही थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। अच्छा। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। कांग्रेस अपने पहले दिन से ही ये साबित करना चाहती थी कि वो किसी एक धर्म या इलाके की पार्टी नहीं है, वो पूरे भारत की आवाज है। सही है। आप सोचिए 1885 में जब अंग्रेज कह रहे थे कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, उस समय कांग्रेस इन अध्यक्षों के जरिए दिखा रही थी कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। मतलब प्रथम वाले सवाल यहीं से बनते हैं। बिल्कुल। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता पहले पारसी अध्यक्ष, फिर 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, और 1888 में जॉर्ज यूल पहले गैर भारतीय अध्यक्ष। तो ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक ऐलान था। हाँ, कांग्रेस के अखिल भारतीय और सेक्युलर चरित्र का ऐलान। ये समझने से ये नाम ज्यादा सार्थक लगते हैं। अच्छा, इन नोट्स में अगली ट्रिक भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण गीतों से जुड़ी है। ट्रिक है, रहीम ने वंदे मातरम गाया, बिशन ने जनगण मन, और दोनों ही कलकत्ता में हुए। हाँ, और कलकत्ता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी था, राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र था। सही। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और फिर ठीक 15 साल बाद 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया। ये दोनों पल तो बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। सांस्कृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी ये गीत लोगों को एक राष्ट्र होने की भावना से जोड़ रहे थे। और जहां ये गीत देश को जोड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ा संकट आने वाला था। हाँ। 1907 में सूरत में। नोट्स में ट्रिक दी है, 1907 में कांग्रेस वालों का साथ छूट गया और उनकी सूरत बिगड़ गई। ये ट्रिक उस घटना के नाटकीय मोड़ को बिल्कुल सही पकड़ती है। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल, इनके तरीकों में फर्क था। बहुत ज्यादा। नरम दल वाले संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे, जैसे गोखले। वहीं गरम दल वाले, जैसे तिलक, सीधी कार्रवाई के पक्ष में थे। और सूरत में ये मतभेद खुलकर सामने आ गए। कहते हैं कि अधिवेशन में माहौल इतना गर्म हो गया था कि लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां और जूते तक फेंके थे। सच में? हाँ, अध्यक्ष रास बिहारी घोष को चुना गया, और जैसा कि ट्रिक कहती है, उन्हें ये बंटवारा बिल्कुल रास नहीं आया। तो इस बंटवारे का असर क्या हुआ? आंदोलन कमजोर पड़ गया होगा। बिल्कुल। फूट डालो और राज करो कि ब्रिटिश नीति को इससे बहुत बल मिला। कांग्रेस कई सालों तक प्रभावहीन हो गई थी। इसी वजह से 1916 का लखनऊ अधिवेशन इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, वो एक राजनीतिक जरूरत बन गया था। और नोट्स में उसकी भी ट्रिक है। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए तो उनका लक खुल गया और अंबिका माँ का आशीर्वाद मिला। ये ट्रिक जबरदस्त है, क्योंकि ये 2 बड़ी घटनाओं को एक साथ जोड़ती है। पहला, लगभग 9 साल बाद नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि बंटकर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और दूसरा, उससे भी बड़ा घटनाक्रम था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ लखनऊ पैक्ट। अच्छा। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के सामने एक साझी मांग रखने का फैसला किया। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में सबके एक होने से आंदोलन में एक नई जान आ गई। ये तो कहानी की तरह जुड़ता जा रहा है। सूरत का बिखराव और फिर लखनऊ में एकता। अब इन नोट्स में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, पर अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने। महात्मा गांधी? हाँ, ट्रिक है, गांधी जी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने, और वो भी बैलगाड़ी में बैठकर गांव गए। ये 1924 का बेलगाम अधिवेशन था।
और ये एक दिलचस्प तथ्य है। गांधी जी 1920 के बाद से कांग्रेस की आत्मा थे, लेकिन वो खुद को संगठनात्मक पदों से दूर रखते थे। क्यों? उनका मानना था कि उनकी शक्ति पद में नहीं, जनता के बीच है। 1924 में उनका अध्यक्ष बनना एक अपवाद था। उस समय कोई खास वजह थी? हाँ, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी और नो चेंजर्स के बीच मतभेद थे, तो गांधी जी ने एकता बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदारी संभाली। और क्योंकि ये एक अपवाद है, इसलिए परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर आता है। सही बात है। गांधी जी ने कांग्रेस को एक जन आंदोलन बनाया और इसका एक बड़ा हिस्सा था महिलाओं को राजनीति में लाना। बिल्कुल। और इसका असर हमें अध्यक्षों के चुनाव में भी दिखता है। नोट्स में महिलाओं के अध्यक्ष बनने को लेकर एक पैटर्न बताया गया है। 1917, फिर 1925, फिर 1933। 8-7 साल का अंतर। हाँ, ठीक 8-8 साल का अंतर। ये तो बड़ा दिलचस्प है। इसके पीछे क्या कोई खास वजह थी? फिर ठीक 8 साल बाद 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यहाँ पहली महिला और पहली भारतीय महिला का फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और ट्रिक भी है, सरोजिनी ने भारतीयों का कानपुर पकड़ा। हाँ, और फिर 8 साल बाद 1933 में कलकत्ता में नलिनी सेनगुप्ता। इस 8 साल के पैटर्न के पीछे कोई आधिकारिक कारण तो नहीं था, पर यह दिखाता है कि कैसे कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका को मान्यता मिल रही थी। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये ट्रिक्स इतिहास को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देती? कहीं हम इन मजेदार कहानियों में असल मुद्दे तो नहीं खो देते? ये एक जायज चिंता है। अगर हम सिर्फ ट्रिक पर ही रुक जाएं, तो हाँ, ये सरलीकरण होगा। लेकिन अगर हम इन ट्रिक्स को एक शुरुआती बिंदु, एक मेमोरी हुक की तरह इस्तेमाल करें, तो ये बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। सूरत बिगड़ गई आपको 1907 याद दिलाता है, लेकिन फिर आपका काम है ये जानना कि सूरत क्यों बिगड़ी, उसके पीछे के कारण क्या थे। हाँ, वैचारिक मतभेद क्या थे। ये ट्रिक्स दरवाजे की चाबी की तरह हैं। दरवाजा तो आपको खुद ही खोलना होगा। सही बात है। और ये चाबी हमें अगले बड़े दरवाजे तक ले जाती है, 1929 का लाहौर अधिवेशन, शायद कांग्रेस के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध अधिवेशन। हाँ, एक ऐतिहासिक मोड़। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और ट्रिक है, नेहरू जी ने लाहौर में कोट उतार कर कहा, अब हमें आधा नहीं पूरा स्वराज चाहिए। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य बदलने जैसा था। इससे पहले तक कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। बिल्कुल। लेकिन 1929 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं के दबाव में ये सोच बदल चुकी थी। पूर्ण स्वराज की मांग ने पहली बार लक्ष्य को पूरी तरह साफ कर दिया कि अब पूरी आजादी चाहिए। हाँ, आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा फहराया गया और तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए हमारे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। हाँ, सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ। लाहौर में युवा नेहरू ने कमान संभाली, लेकिन फिर द बॉस यानी सुभाष चंद्र बोस की भी बारी आई। वो लगातार 2 बार अध्यक्ष चुने गए। 1938 और 39। 1938 हरिपुरा। ट्रिक है, बॉस ने हरि का नाम लिया। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन शांतिपूर्ण था। बोस निर्विरोध चुने गए। असली नाटक तो अगले साल हुआ। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। हाँ, इसकी ट्रिक है, और फिर पूरी खाकर इलेक्शन जीत गए। ये कांग्रेस के इतिहास का पहला ऐसा मौका था जब अध्यक्ष पद के लिए बाकायदा चुनाव हुआ। और बोस के सामने कौन थे? बोस के सामने थे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। और बोस जीत गए। ये तो गांधी जी के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। गांधी जी ने खुद कहा था, पट्टाभी की हार मेरी हार है। लेकिन ये सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं थी, ये रणनीति का एक बुनियादी मतभेद था। अच्छा। बोस का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और ये अंग्रेजों पर दबाव डालने का सही मौका है, हमें तुरंत आंदोलन छेड़ना चाहिए। और गांधीवादी खेमा? वो किसी भी बड़े आंदोलन से पहले संगठन को और मजबूत करना चाहते थे। चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने गांधी जी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। तो बोस के लिए काम करना नामुमकिन हो गया होगा। हाँ, और अंत में उन्होंने खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसी को त्रिपुरी संकट कहते हैं। वाह, ये कहानियां तो इन अधिवेशनों को किसी फिल्म की तरह बना देती हैं। अंत में कुछ और जरूरी साल दिए गए हैं। हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे 1905 बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। ट्रिक है, गोखले जी बनारस पान खाने गए।
ये अधिवेशन बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में हुआ था और यहीं पर स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस का आधिकारिक समर्थन मिला। और एक और बहुत जरूरी अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन। हाँ, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। यहाँ क्या खास हुआ था? यहाँ मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये बहुत क्रांतिकारी था। पहली बार कांग्रेस के मंच से ये कहा गया कि आजाद भारत में हर नागरिक को बराबरी, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब अधिकार मिलेंगे। मतलब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी जड़ें यहाँ हैं। हाँ, उनकी जड़ें इसी प्रस्ताव में देखी जा सकती हैं। और आखिर में 1946 मेरठ, आजादी से ठीक पहले अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ट्रिक है, आजादी के समय कांग्रेस पर कृपा थी। हाँ, और ये सवाल तो कई बार पूछा गया है कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे। सत्ता का हस्तांतरण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो आप देखिए, ये सिर्फ अधिवेशनों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये भारत के एक राष्ट्र के रूप में बनने की कहानी है। बिल्कुल। तो इन सभी कहानियों और ट्रिक से एक बात तो साफ है, अगर हम जानकारी को इस तरह की कहानियों में ढाल लें तो सीखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। ये बोझ नहीं, एक खेल जैसा लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है, ये इतिहास को समझने का एक बेहतर तरीका है। जब आप ये समझ जाते हैं कि सूरत में सूरत क्यों बिगड़ी या लखनऊ में लख कैसे खुला, तो तथ्य अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। हाँ, ये ट्रिक्स उस गहरी समझ तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है। तो इसका मतलब ये है कि जानकारी को व्यवस्थित करने के रचनात्मक तरीके हमें सिर्फ याद रखने में ही नहीं, बल्कि चीजों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। और यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमने कुछ प्रमुख अधिवेशनों पर चर्चा की जहां बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन बड़े फैसलों की नींव उन अधिवेशनों में रखी गई जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। जो छोटे अधिवेशन थे। हाँ, जो छोटी छोटी बहसें हुईं, जो प्रस्ताव पारित हुए, उन्होंने कैसे इन ऐतिहासिक मोड़ों के लिए जमीन तैयार की। क्या 1907 के सूरत विभाजन की जड़ें 1905 के बनारस अधिवेशन में ही नहीं दिखने लगी थीं? इन कनेक्शन को ढूंढना ही इतिहास को सही मायने में समझना